हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके बाद ये जो हम अगला लेक्चर जो पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और चार्ज क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले हम पूरा किसकी बात करेंगे? चार्ज की। देखिए, 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में फर्क है। क्या फर्क है कि देखिए, 11th की जो फिजिक्स है अपने पास, 11th की फिजिक्स में आप हर चीज को देख सकते हो, यानी लगभग चीजों को आप देख सकते हो। जैसे पेंडुलम है तो उसको आप देख सकते हो, ये पेंडुलम है, ऐसे बना के देख सकते हो। जैसे फोर्स है तो किसी ऑब्जेक्ट को आप धक्का दे के देख सकते हो, यानी फोर्स है उसको भी आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, यानी उसको आप ज्यादा फील कर सकते हो 11th की फिजिक्स को। 12th की फिजिक्स में क्या होगा, यानी 12th की फिजिक्स में आपको केवल और केवल इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन को आप देख नहीं सकते, ना कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह इसके कर सकते, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो उसको हम केवल फील करके ही पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से हम पहले देखिए, पूरी फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें हम बात करेंगे, तो मोस्टली हम ये बोलेंगे कि ज्यादातर हम बात करेंगे वो चार्ज के बारे में बात करेंगे। पहले चार्ज को रेस्ट में रखेंगे, उसके बाद चार्ज को मोशन में रखेंगे, यानी चार्ज की ही ज़्यादा हम स्टडी करने वाले हैं 12th क्लास के मैक्सिमम चैप्टर में। मैक्सिमम का मतलब ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि 12th क्लास में एनसीईआरटी के दो पार्ट आते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट में लगभग 7 चैप्टर है, तो उनमें हम पूरे में किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज के बारे में। कई कई चैप्टर में उसमें रेस्ट में रखेंगे, फर्स्ट वाले चैप्टर में रेस्ट में रखेंगे, उसके बाद उसको मोशन में लेंगे। तो दोनों ही तरीके से हम दोनों ही टाइप में, यानी चाहे मोशन में हो और चाहे रेस्ट में, दोनों ही किसकी स्टडी कर रहे हैं? चार्ज की। तो देखिए, सबसे पहले हम यदि चार्ज समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज समझते हैं। देखो, चार्ज को किस प्रकार से समझेंगे वो देखिए। हाँ, आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन? देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। चार्ज क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, कितने टाइप का होता है ना, ये वाले पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज मैंने बता दिया आपको, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम चार्जिंग मेथड, किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे करते हैं। एनसीईआरटी में इसके 3 मेथड है, वो तीनों मेथड की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी चार्ज के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, किस प्रकार से वो बिहेव करता है, क्या क्या उसके पास गुण है, वो भी पढ़ेंगे इसके। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप का चार्ज होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे करते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज किस प्रकार से शो किया जाता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, तो शुरू करें। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं एक सिंपल सा सवाल करूं आपसे, मास क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का वजन बोलते हैं अगर बोले तो मास जो है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मास किससे मिलकर बना हुआ है। देखो, एक तो मैं पूछूं कि मास किससे मिलकर बना हुआ है, तो बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ठीक। दूसरा मैं ये पूछूं कि जो हमारे पास एटम होता है वो किससे मिलकर बना है? एटम। तो आप बता दोगे एटम जो है उसमें प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। इस प्रकार से हम एटम की डेफिनेशन बता सकते हैं। क्या हम मास की बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट भारी है, ये हल्का है। किससे बता सकते हैं? केवल महसूस करके, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको महसूस करके हम बता सकते हैं कौन भारी है कौन हल्का है। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी हो गई कौन? मास, कि ये भारी ऑब्जेक्ट है, ये हल्का ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज के बारे में मैं पूछूं कि बताइए चार्ज किससे मिलकर बना है? चार्ज जो है वो किससे मिलकर बना है, या फिर बोलो चार्ज की कोई बातें बताइए आप। तो देखिए, चार्ज किससे मिलकर बना है ये तो हम नहीं बता सकते। या फिर चार्ज क्या होता है, किससे मिलकर बना, तो क्या क्या स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, तो इस प्रकार से हम नहीं बता सकते। जैसे मैं पूछूं कि ये बोल रहा हूं आपसे कि एक लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसका मतलब उसके 3 पैर होंगे या 4 पैर होंगे या फिर 3 हाथ होंगे, 2 नाक होंगे, 2 कान, ऐसे तो नहीं हो सकते ना। यानी इंसान वो भी वैसा ही है जैसा आम इंसान है। अब उसके पास इंटेलिजेंट की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे मैं ये बोलूँ आपसे कि कोई लड़का बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार क्या उसकी, ईमानदारी क्या उसकी प्रॉपर्टी है, उसका गुण है। तो क्या ईमानदारी को हम उसकी स्ट्रक्चर से देखें कि इंसान जो है वो है तो इंसान ही, वो लड़का है वो आम लड़कों की तरह ही है, उसी प्रकार से उसके बॉडी के पार्ट है, लेकिन ईमानदार है इसका मतलब क्या है, उसके पास वो प्रॉपर्टी है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से चार्ज जो है, चार्ज वो क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का गुण है, यानी ये एक मटेरियल का गुण है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट अपने पास। मैं पहले ये ले रहा हूं कि इस पे कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज है, ये ऑब्जेक्ट चार्ज है, तो क्या आप इसको पहचान सकते हो ये चार्ज है कि नहीं। जैसे ये पेन है, ये पेन है, ये चार्ज है, तो क्या हमें पता चल रहा है ये चार्ज है। क्या इसकी लेंथ हाइट विड्थ कुछ बढ़ी, स्ट्रक्चर तो वो का वही है। इसका मतलब हम इसको देख के नहीं बता सकते। फिर हमने क्या किया, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आए, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आए, जैसे ये चार्ज था, इसके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आए, वो भी मान लीजिए चार्ज है। जैसे इसके पास लेके आए हमने, इसके पास लेके आए, तो हमें क्या फील हुआ कि ये दोनों एक दूसरे पे रिएक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये सेम नेचर के हैं, यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब सेम नेचर के तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, और अगर ऑपोजिट नेचर के हो तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन फोर्स लगेगा, हम ये बात करें दोनों को हम पास लेके आ रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अट्रैक्शन का हो सकता है, रिपल्सन का हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो हम केवल ये देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को अकेला रखा है, तो इसके स्ट्रक्चर को देख के हम नहीं बता सके ये चार्ज है कि नहीं है। लेकिन हमने जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज वाला लेके आए, जैसे चार्ज वाला ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आते हैं, तो ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो हम क्या कहेंगे इस पे क्या है, चार्ज है। यानी चार्ज क्या है, इस ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है, इस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है जो क्या करेगी, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपल करेगी, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये क्या अपने पास एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। और समझते हैं हम इसको, देखो चार्ज कितने टाइप के होते हैं। चार्ज हम जनरली दो टाइप के पढ़ते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक पढ़ते हैं हम नेगेटिव चार्ज। एक तो पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पढ़ते हैं नेगेटिव चार्ज। ये दो चार्ज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक पढ़ते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को पढ़ते समय हम रेफरेंस ले लेते हैं प्रोटॉन का, कि सबसे छोटा जो चार्ज है पॉजिटिव वो क्या है, प्रोटॉन। फिर हम ऐसे कहें कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम इंडिकेट कर देते हैं प्रोटॉन से, और ये जो नेगेटिव चार्ज उसको हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम शो कर देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लिखा है इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन लिखा है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हम इसको और समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि इसमें जितना भी चार्ज है वो बैलेंस है, मतलब कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या इसमें नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इस पे नेट जो चार्ज शो हो रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो, यानी इस पे नेट जो चार्ज है वो क्या है, जीरो। इसका नेट जो चार्ज है वो क्या है, यानी इसका जो नेट चार्ज है वो क्या है, जीरो। इसका मतलब जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसमें चार्ज तो होता है, लेकिन नेट चार्ज जो बॉडी शो करती है वो क्या करती है, जीरो करती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। यानी न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हुआ कि जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज हैं। इसका मतलब उसका जो पोलरिटी है वो क्या है, बैलेंस है, और जैसे ही वो बैलेंस है तो नेट जो चार्ज है वो क्या शो कर रहा है, वो जीरो शो कर रहा है। इसका मतलब वो क्या हो गया, न्यूट्रल बॉडी हो गई, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि न्यूट्रल बॉडी में जितने प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब टोटल चार्ज क्या कर रखा है, बैलेंस है, और नेट चार्ज क्या आ गया अपने पास, 0। क्योंकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। इसका मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में इक्वल चार्ज के, ऑपोजिट नेचर के। ये जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ये नेगेटिव होता है, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, लेकिन वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब देखो इसमें 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब इस बॉडी पे चार्ज क्या है, 0 है। तो इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, अब देखो यदि मैं इस बॉडी में से कोई चार्ज को अनबैलेंस कर दूं, अनबैलेंस का मतलब या तो मैं इस बॉडी से प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज निकाल लूं, या फिर मैं इसमें नेगेटिव चार्ज निकाल लूं, या फिर मैं इसको नेगेटिव चार्ज और दे दूं, या फिर पॉजिटिव चार्ज और दे दूं। जैसे ही मैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको अनबैलेंस कर दूंगा, इक्वल नहीं रहने दूंगा, तो ये बॉडी क्या करेगी, चार्ज शो करेगी। जैसे मान लीजिए मैं इसी बॉडी में से ये लो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया। जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला तो अब ये बॉडी क्या होगी, इसका जो नेट चार्ज है वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव, यानी ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो चार्ज था वो अनबैलेंस हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। कैसा शो करेगी, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, और जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ी तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और जैसे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ इसका मतलब ये बॉडी ओवरऑल कैसा चार्ज शो करेगी, पॉजिटिव चार्ज शो करेगी। आगे और चलते हैं, मान लीजिए मैं इस बॉडी में से एक पॉजिटिव चार्ज निकाल लें, हालांकि निकाल नहीं सकते लेकिन हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज निकाल लें। चलो मैं ये बोलूं कि एक नेगेटिव चार्ज इसको और दे दें। देखो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ट्रेवल नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल करते हैं, इसलिए हम चार्ज को जब भी समझेंगे तो इलेक्ट्रॉन थ्योरम से ही समझते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरम क्या है कि कोई भी एटम को हम एनर्जी देते हैं तो उसके बाहर वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं बोलूं इसके जो बाहर वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस ऑर्बिट को छोड़कर हाई लेवल एनर्जी वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं, और वहां पे वो कुछ टाइम के लिए रुकते हैं फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी वो वाइब्रेशन शुरू कर देगा, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपने बाउंड को तोड़ते हुए ट्रेवल कर जाएगा, यानी फ्री मोशन कर सकता है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो वाइब्रेट करके फ्री हो जाएगा। इतना समझ लो आप कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, जिस फोर्स से वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है उसको तोड़ते हुए फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है। इसका मतलब ये जो नेट चार्ज शो करेगा वो कौन सा करेगा, नेगेटिव करेगा। यानी हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लें या फिर उसको इलेक्ट्रॉन दे दें, यानी चार्ज को अनबैलेंस करना है। जैसे चार्ज को हम अनबैलेंस करेंगे वो बॉडी चार्ज शो कर देगी, जिस भी नेचर का चार्ज ज्यादा होगा उसी नेचर की वो बॉडी बिहेव करेगी। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर दें, या तो उसमें से लॉस कर दें या फिर उसमें गेन करवा दें। ठीक है, तो पूरी बात किस पे हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पे। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल करवाना जरूरी है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। हमने ये बात तो कर ली इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस की। अब हम चलते हैं, देखो ये जो हमने इलेक्ट्रॉन देने और लेने की बात की है तो इतना आसान तो है नहीं कि जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, चलो इसके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, निकाल लिए, चलो दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा अपने पास इसको दे देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। यानी इसकी क्या होगी कि प्रोसेस होगी, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
चार्जिंग मेथड कहते हैं। जो हमने अभी ये बात की थी, उस प्रकार की जो इलेक्ट्रॉन देने और लेने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग मेथड कहते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चार्जिंग मेथड 3 है अपने पास। कौन कौन से हैं? पहला, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और थर्ड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी हम ये जो अनबैलेंस करने वाले जो प्रोसेस है उसको 3 टाइप से पढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे चार्जिंग मेथड। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक एक करके पढ़ते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसको हम रबिंग भी कहते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन दिख नहीं रहा क्या? चलो इसको दोबारा लिख देता हूं मैं इधर। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको बोल देते हैं रबिंग। ये लो, देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन दो सरफेस के कांटेक्ट में आने पर लगता है। तो मान लीजिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे समझते हैं इसको। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को मान लीजिए हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। इसको ऑब्जेक्ट ए बोल दिया मैंने और इसको ऑब्जेक्ट बोल दिया बी। एक ऑब्जेक्ट ए हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बी हो गया। ये दोनों कांटेक्ट में, इसका मतलब जैसे कांटेक्ट में आएंगे इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो इसके रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। और जैसे ही हम इसको रब करेंगे एक दूसरे पे, तो फ्रिक्शन के कारण इसके बीच में क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। भाई जब 2 ऑब्जेक्ट को हम ऐसे करके, अगर हम जैसे मान लीजिए हम ये मान लें कि हमारी हथेलियाँ, इसको बार बार हम रगड़े जाएंगे तो ये हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं। किसके कारण हुई? ये देखो 2 सरफेस थी आपस में कांटेक्ट में, इसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हुआ और फ्रिक्शन के अब हमने क्या किया, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी दी इसको, और रिलेटिव वेलोसिटी का फ्रिक्शन क्या करेगा, विरोध करेगा यानी अपोज करेगा। और विरोध के कारण क्या जनरेट होगी, इसमें हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो इसलिए हथेलियाँ क्या हो गई, गर्म हो गई। उसी प्रकार से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रब करेंगे तो ये वाले जो सरफेस है यहां से क्या होगी, हीट जनरेट होगी। और हीट क्या होती है, एनर्जी होती है। हीट क्या है, एनर्जी। इसका मतलब यहां पे एनर्जी आ गई, अपने रब करने से एनर्जी आ गई, तो दोनों ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन भी तो कहीं बैठे हैं और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन दोनों के ले सकते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे रहेंगे नहीं, एज्यूम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। इसके इलेक्ट्रॉन इधर है। अगर यहां मिठाई बट रही होगी तो दोनों में बटेगी। अब डिपेंड करेगा किसकी खुराक कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका पेट भर जाएगा। बात समझ रहे हो भाई? मिठाई यहां बट रही होगी तो दोनों लेंगे कि दोनों प्रेजेंट है। अब डिपेंड ये करेगा कि किसकी खुराक कितनी है, कितनी कैपेसिटी है, उतनी ही मिठाई से उसका पेट भर जाएगा। और जिसका पेट भर गया वो वहां से खिसक लेगा। भाई उसका काम तो हो गया, पेट उसका भर गया, अब उसको मिठाई की जरूरत नहीं है तो वो वहां क्या करेगा, चल सकता है। सेम इसको हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे हीट जनरेट हुई तो एनर्जी को ए ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी लेंगे और बी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन वो भी लेंगे। अब जैसे से ये एनर्जी लेंगे, वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, वाइब्रेशन बढ़ाते बढ़ाते क्या करें, हो जाएंगे एक टाइम पे फ्री हो जाएंगे। अब कौन से ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन पहले फ्री होंगे, कौन से ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन पहले फ्री होंगे,
तो देखिए एक होता है वर्क फंक्शन फाई, वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन जो होती है ना, इसका मतलब क्या होता है? वर्क फंक्शन इसका मतलब होता है कि मिनिमम एनर्जी की वो वैल्यू जो किसी इलेक्ट्रॉन को दिया जाए तो वो फ्री हो जाए, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन को दिया जाए तो वो फ्री हो जाए। तो वो जो एनर्जी है मिनिमम किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, उसी को हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। इसका मतलब इसका भी कोई वर्क फंक्शन है जिसको हमने बोल दिया वर्क फंक्शन ए, इसका भी कोई वर्क फंक्शन है जिसको हमने बोल दिया वर्क फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, जिसको फाई बी से लिख दिया, इसको फाई ए से लिख दिया। अब जिसका वर्क फंक्शन कम है उसके इलेक्ट्रॉन पहले फ्री होंगे। हमने अज्यूम कर लिया, हम मान लेते हैं कि जो पहला है ऑब्जेक्ट ए लेट, वर्क फंक्शन फाई ए है वो कम है, फाई बी ज्यादा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट बी को, या फिर मैं बोलूं कि बी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, जबकि ए ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कम एनर्जी की जरूरत है कंपेयर टू बी। इसका मतलब पहले किसके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे? ऑब्जेक्ट ए के इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो ये क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं, ये आ जाएंगे ए से बी की तरफ। अब देखो ऑब्जेक्ट ए में इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वहां पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। वहां पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हुए, तो वहां पे ऑब्जेक्ट क्या शो करेगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो इसका मतलब वहां पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां से तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। ऑब्जेक्ट ए जो है उसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। और ऑब्जेक्ट बी में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। ए में लॉस हुआ और बी में गेन हुआ। इसका मतलब लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? गेन हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यानी ऑब्जेक्ट बी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, बी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है, इसलिए वो कैसा चार्ज शो करेंगे? नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो पॉजिटिव चार्ज। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास मास भी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गया है ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ तो अपने मास को लेके गया है कि ए के पास ही छोड़ गया? भाई जो ए से इलेक्ट्रॉन गया है उसके पास जितना मास था वो ए को ही छोड़ गया या फिर बी के पास लेके चला गया? भाई इलेक्ट्रॉन गया तो मास तो लेके गया होगा। इसका मतलब ए में मास का क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट ए में मास क्या हुआ है? लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्जेक्ट ए में मास का लॉस हुआ है और बी में मास का क्या हो गया? गेन हो गया। एक चीज और कि ऑब्जेक्ट ए से जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं ऑब्जेक्ट बी में उतने ही इलेक्ट्रॉन गए हैं या फिर कहीं दाएं बाएं भाग गए? ए ऑब्जेक्ट में जितना लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का उतना ही बी ऑब्जेक्ट में गेन हुआ है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई जितने इलेक्ट्रॉन इसमें लॉस हुआ उतने तो इसमें गेन हुए। तो ये वाला जो है अपने ये बोले हैं कि जितना बॉडी ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही बॉडी बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो फ्रिक्शन की बात समझ में आई? दो बॉडी को हमने रब किया, उसके बीच में फ्रिक्शन सरफेस कांटेक्ट में आई, फ्रिक्शन जनरेट हुआ जो कि रिलेटिव मोशन का विरोध किया, उसके कारण हीट जनरेट हुई। वो हीट को या एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने लिया और फ्री हो गए। कौन से ऑब्जेक्ट के पहले फ्री होंगे? तो वो डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन पे। जिसका वर्क फंक्शन कम उसके इलेक्ट्रॉन पहले फ्री। तो ये तो था अपने पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए हम मोबाइल चार्ज करते हैं, घर पे मोबाइल चार्ज करते हैं ना। मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं?
कि इलेक्ट्रिसिटी से हमने क्या लिया, अडेप्टर के पास करंट लिया, वो करंट चेंज किया उसको एसी डीसी में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके मोबाइल को दिया, हमारा मोबाइल चार्ज होने लगा। ये मोबाइल कब चार्ज हो सकता है, जब हमने जो अडेप्टर ले रखा है उसकी पोटेंशियल ज़्यादा हो और हमारे मोबाइल की पोटेंशियल कम हो, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस हो तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और पोटेंशियल का डिफरेंस हो तो ही चार्ज फ्लो होगा। तो उसी प्रकार से यदि हम बात करें इस इलेक्ट्रिसिटी को हटा दें और एक हम ऑप्शन निकाल लें पावर बैंक का, एक पावर बैंक है हमारे पास, उससे हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, हमारा मोबाइल डिस्चार्ज है और पावर बैंक जो वो फुल चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट तो है वो तो चार्ज है, यानी पावर बैंक तो चार्ज है, और अपना मोबाइल जो है वो क्या है, अनचार्ज है। अब दोनों को हमने कांटेक्ट में लेके आए तो वो क्या करेंगे, चार्ज ट्रेवल करेगा उनके बीच में। पावर बैंक से चार्ज किधर आएगा, मोबाइल में आएगा, क्योंकि वो तो क्या है, उसके पास ज्यादा चार्ज है और उस मोबाइल के पास कम चार्ज है, क्योंकि वो क्या हो रखा, अभी डिस्चार्ज हो रखा। तो ये जो चार्ज आ रहा है अपने पास, इसमें दो ऑब्जेक्ट अपने को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि अपना मोबाइल है वो अनचार्ज है, अपना जो पावर बैंक है वो चार्ज है। दोनों को हमने कांटेक्ट करवाया, दोनों को हमने कांटेक्ट करवाया, तो पावर बैंक धीरे धीरे अपने चार्ज को लॉस करता गया और मोबाइल अपने चार्ज को बढ़ाता गया। कुछ बात पकड़ में आई? देखो ऐसे समझते हैं इसको कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये और ये अपने पास चार्ज है, यानी इस पे क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लो चाहे नेगेटिव मान लो। ये बॉडी क्या है, चार्ज बॉडी एक, इसको हमने बोल दिया ये ए बॉडी। एक बॉडी हमारे पास है दूसरी जो अनचार्ज है, और वो हो गई बी। बॉडी ए है वो चार्ज है अपने पास और बी है वो क्या है, अनचार्ज। ये तो चार्ज है और ये क्या है, अनचार्ज। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट छोटे छोटे हैं तो हमने दोनों को पकड़ा, कांटेक्ट में एक दूसरे को टच करवाया, चार्ज जो हो वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रेवल कर जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट छोटे नहीं है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशन के हिसाब से इसको वायर से कनेक्ट करवा देंगे। अब हमें पता है कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो चलता ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो चलता ही नहीं। तो कौन आएगा फिर, देखो इसके पास ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके पास क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है। तो ये क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा। जैसे बी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के ए बॉडी पे आएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो वो क्या करते जाएंगे, एक एक चार्ज को कैंसिल आउट करते जाएंगे, न्यूट्रल करते जाएंगे, और इसके पास अनबैलेंस होता जाएगा किसका, पॉजिटिव चार्ज का। यानी इससे इलेक्ट्रॉन जो निकल के इसमें आए हैं उसके कारण बॉडी ए में चार्ज को न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। एक प्लस एक माइनस दोनों न्यूट्रल हो गए, तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस ऐसे करके न्यूट्रल करते जाएंगे। इसमें इधर वाले में चार्ज क्या हो गए, अनबैलेंस हो गए। कौन बढ़ने लगे, इलेक्ट्रॉन तो चले गए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा तो आगे जाकर के किस प्रकार से शो करेंगे कि ये वाली बॉडी थी, ये वाली बॉडी थी, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके साथ ऐड की हुई ये बॉडी थी अपने पास, इस प्रकार से। अब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आया कैसे, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गए। इसका मतलब जो ए पार्ट था अपने पास, ए बॉडी थी और एक बी बॉडी थी। बॉडी ए में मास में इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, भाई पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल के इधर गए, ऐसा हम बोल रहे हैं। रियल में क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन आए, इसको कैंसिल किया और उधर अनबैलेंस होने के कारण पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया। इसके पास इलेक्ट्रॉन चल के आए हैं, मतलब इसके पास मास आया है, तो बॉडी का जो मास है ए बॉडी का वो क्या होगा, गेन होगा, लॉस होगा, गेन होगा। इलेक्ट्रॉन आए तो ए का मास है वो इंक्रीज होगा, मास गेन किया इसने, इलेक्ट्रॉन चल के इसके पास है, और मास ऑफ बी क्या होगा, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को भेजा, मतलब लॉस होगा।
यानी बॉडी ए का मास इंक्रीज करेगा और बी का मास डिक्रीज करेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये चार्ज कब तक जाएगा? क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट पे चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? हो जाएगा क्या? देखो, या फिर ऐसा बोलूं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कब इक्वल हो सकता है और कब अनइक्वल हो सकता है, या फिर मैं बोलूं कब तक इसमें चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है? तो पहली बात, ऑब्जेक्ट ए था और ऑब्जेक्ट बी था। सबसे मेन बात, जब तक इनकी पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक चार्ज जो वो ट्रांसफर होता रहेगा। बॉडी ए और बॉडी बी में चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक इनकी पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। यानी इसकी पोटेंशियल है वी ए और इसकी पोटेंशियल मान ली हमने वी बी। जब तक इनकी दोनों की पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक चार्ज क्या करेगा? ट्रेवल करता रहेगा, यानी ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ जाता रहेगा। पॉजिटिव चार्ज जो हमें दिखेगा, एक्चुअल में बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन, कब बराबर मानने इनको? भाई ए और बी पे बराबर चार्ज कब आएगा, कब मानने इसको बराबर? अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम शेप के और साइज के, यानी दोनों ऑब्जेक्ट सेम शेप एंड साइज के हैं और दोनों ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल के हैं। यानी कंडीशन क्या हो गई? पहली, सेम साइज, साइज या शेप, और दूसरा सेम मटेरियल। सेम मटेरियल, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल के हैं, सेम शेप एंड साइज के हैं, तो सेम ही चार्ज दोनों पे क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। वरना ये वाली कंडीशन लगेगी, जब दोनों की पोटेंशियल इक्वल, चार्ज वहीं ट्रेवल करना बंद कर देगा। तो ये क्या हुआ अपने पास? चार्ज का ट्रांसफर, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का तरीका चार्जिंग बाई कंडक्शन। एक ऑब्जेक्ट लेंगे चार्ज, दूसरा लेंगे अनचार्ज, दोनों को क्या करवाएंगे? कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे। तो चार्ज का क्या होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल होगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं तीसरा, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या है? चार्जिंग बाई इंडक्शन, देखो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है। चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, रिपल करेगी, या फिर उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगी? एक चार्ज बॉडी, जैसे मैं ये ले लेता हूं एग्जांपल के लिए, ये अपने पास एक चार्ज बॉडी है और ये अपने पास एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर इन दोनों को हम नजदीक लेके आ रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर रिएक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? अगर करेंगे तो अट्रैक्ट करेगी या रिपल करेगी? भाई रिएक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब तो फिर ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन। और यदि ये रिएक्ट करेंगे तो क्या अट्रैक्शन का करेंगे या रिपल्सन का करेंगे? तो यहां से देखिए, मैंने बोला कि ये जो न्यूट्रल बॉडी जो होती है उसमें क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो रहे, नेगेटिव चार्ज भी। तो नेगेटिव चार्ज तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपल करेगा। यानी इस बॉडी में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, यानी ये बॉडी थी ए वाली, ये ए, ये बी, ए वाली और बी, ये मान ली हमने ए वाली बॉडी थी, ये बॉडी थी बी वाली। इसमें क्या होगा? देखो चार्ज जो है ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को दूर भेज देगा। इसका मतलब इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होना चाहिए।
दोनों होगा। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब इसके कारण तो ये अट्रैक्शन आएगा और इसके कारण क्या आएगा, रिपल्सन आएगा। लेकिन इसके बीच की डिस्टेंस भी तो अलग अलग है, ये डिस्टेंस यहाँ मान लो, इसकी यहाँ मान लो, तो डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी चार्ज बॉडी किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है। कोई भी चार्ज बॉडी है वो किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे थे चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन वो क्या होता है वो पढ़ेंगे। देखो हमने क्या लिया, एक न्यूट्रल बॉडी ली, ये अपने पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है और एक बॉडी हम ले लेते हैं इधर कोई ऐसे, और ये अपने पे डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव चार्ज के लेंगे या नेगेटिव चार्ज के लेंगे। ये जो हम चार्ज बॉडी ले रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज के लेंगे या नेगेटिव चार्ज के लेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हम इस बॉडी पे कैसा चार्ज लेना चाह रहे हैं, यानी इस बॉडी को कौन से चार्ज से हम चार्ज करना चाह रहे हैं। इस बॉडी पे यदि हम पॉजिटिव चार्ज लाना चाह रहे हैं या नेगेटिव चार्ज लाना चाह रहे हैं। इस बॉडी पे मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज लाना चाह रहा हूं तो वहां पे नेगेटिव लेंगे, अगर इस बॉडी पे मैं नेगेटिव चार्ज लेके आना चाह रहा हूं तो वहां पे पॉजिटिव लेंगे, यानी ऑपोजिट लेंगे। अगर आप इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना चाह रहे हो तो वहां नेगेटिव ले लेना, अगर इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज लेके आना चाह रहे हो तो वहां पे पॉजिटिव ले लेना। क्लियर? तो कौन से चार्ज लेना है वो डिपेंड करेगा कि आप इस बॉडी को कौन से चार्ज से चार्ज करना चाह रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके ऑपोजिट चार्ज लेना है। ठीक है, ले लिया। अब इसमें क्या, ये न्यूट्रल बॉडी थी तो इसमें चार्ज क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर थे। अब ये पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, इस प्रकार से पोलराइज कर देगा नहीं कर देगा इसको, और इधर वाला पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, यानी जो पेड़ में बैठा हुआ था आराम से न्यूट्रलाइज होके उसको ये क्या करेगा, पोलराइज करेगा, यानी पॉजिटिव को एक तरफ कर देगा, नेगेटिव को एक तरफ कर देगा। जब हमारे को गेहूं और चावल मिला के दिए जाएं तो उसको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उन्हीं गेहूं और चावल को, चावल अलग और गेहूं अलग, दो अलग अलग मिले अपने को, मतलब दोनों ही अलग अलग मिले अपने को, तो हम हो सकता है कि चावल को बाहर निकाले तो उस जो बर्तन है हमारे पास उसमें अकेले गेहूं रह जाएंगे, और नहीं हमें तो उस बर्तन में गेहूं नहीं चावल रखने हैं तो गेहूं को बाहर निकाल लेंगे। कुछ बात समझ में आई? भाई हमारे पास एक कोई भी बर्तन है, थाली वगैरह, उसमें गेहूं और चावल दोनों मिक्स किए हुए हैं। अब हमारे पास दुविधा ये है कि हम गेहूं को अलग कैसे करें, चावल को अलग कैसे करें। लेकिन अगर हमारे को ऑप्शन ये दिया जाए कि किसी भी तरीके से गेहूं और चावल को, एक साइड गेहूं को कर दिया और एक साइड चावल को कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, उस बर्तन में एक ही चीज रख सकते हैं, या तो चावल रखो या फिर गेहूं रखो। अगर हम उसमें से गेहूं निकाल ले तो चावल रह जाएंगे, अगर उसमें से चावल निकाले तो गेहूं रह जाएंगे, मतलब एक को निकालना है, एक अपने आप रह जाएगा उसमें। तो उसी प्रकार से हमारे पास दोनों को अलग अलग करके तो दे दिया। अब इस बॉडी में से हम एक को बाहर निकाल लें, चाहे तो हम इस पॉजिटिव को निकाल लें, चाहे हमें नेगेटिव को निकाल लें। तो क्या नेगेटिव को निकालना आसान है? क्योंकि नेगेटिव को तो एक तो ये पकड़ के बैठा है, इधर पॉजिटिव पकड़ के बैठा है, एक इधर वाला पॉजिटिव पकड़ के बैठा है, इसका मतलब हमें इस नेगेटिव को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, जबकि इस पॉजिटिव को ये यहां से भगाना चाह रहा है, ये खुद ही भाग के जाना चाह रहा है, इसका मतलब इसको निकालना क्या है, आसान है। कैसे निकाल सकते हैं? देखो दो तरीके हैं, या तो कोई न्यूट्रल बॉडी लेके आओ, इससे कांटेक्ट कराओ, जैसा हमने पहले वाला पढ़ा था, ये पूरा चार्ज उसके साथ आ जाएगा, उसके साथ आ जाएगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन से, तो ये पूरा चार्ज उसमें आ जाएगा। या फिर एनसीईआरटी बोलती है इसको क्या करवा दो, अर्थिंग करवा दो, यानी इस ऑब्जेक्ट को क्या करवा दो, अर्थिंग करवा दो। जैसे ये है और हमने ये ऑब्जेक्ट था, ये लो, इसमें इधर था नेगेटिव, इधर क्या था, नेगेटिव, यानी एक तरफ नेगेटिव ले लिया हमने तो क्या ले लिया, वो पोलराइजेशन से आ गया, और एक तरफ है पॉजिटिव, ठीक है।
और ये बॉडी थी, इसको अभी भी यहीं रखना है, क्योंकि इसको हटा लोगे आप तो वापस क्या हो जाएगा, ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, तो इसको भी साथ लेके चलना है। इस पे कौन सा चार्ज था अपने पास, पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास है अभी भी नेगेटिव को पकड़े हुए। अब हमने क्या किया, इसको अर्थिंग करवा दिया इधर से, ये लो, ये अर्थिंग करवा दिया। जैसे इसको हम अर्थिंग करवाएंगे तो अर्थ तो क्या करेगी, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उसका, तो ये तो क्या जाएगी, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगी। कैसे करेगी, अर्थ से इलेक्ट्रॉन भाग के जाएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी हम ये कहेंगे ये पूरा पॉजिटिव चार्ज किसमें चला गया, अर्थ के कारण कैंसिल हो गया। अर्थ के कारण कैंसिल हो गया तो अगले वाली सिचुएशन में क्या आएगा ये, यानी अब इसके पास चार्ज पॉजिटिव तो रहा नहीं, कौन सा रहा, ओनली नेगेटिव चार्ज रहा। ये लो अपने इसके पास ओनली नेगेटिव चार्ज रहा, जो पॉजिटिव तो कैंसिल हो गया अर्थ के कारण, अर्थिंग करने के कारण पॉजिटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अभी भी इस ऑब्जेक्ट को हमने इसके साथ बैठा रखा है, यानी इसको पकड़ के रख रखा है इसके साथ नेगेटिव को, ये वाली सिचुएशन हुई। अब यदि हम इसको अलग अलग कर दें तो हमें पता है कि ये वाले जो बॉडी है इस पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ये लो, ये बॉडी क्या हो गई अपने पास, ये थी ए, ये थी बी, ये ए और ये बॉडी बी, यानी बॉडी बी कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। हमने कैसा चार्ज लिया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज लिया, क्यों, क्योंकि हमें बॉडी को क्या करना था, नेगेटिव चार्ज करना। तो ये अपने पास एक इंडक्शन की, यानी इसमें कॉन्टैक्ट नहीं करवाना है, ऑब्जेक्ट को केवल पास लेके जाना है, उससे अट्रैक्शन के कारण उसका पोलराइजेशन होगा चार्ज का, उसमें से एक चार्ज आराम से निकाल लो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको गेहूं और चावल का, उसी प्रकार से इसको हम इमेजिनेशन करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने पास आ गए चार्ज के चार्जिंग के मेथड की, किस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो है अपने पास वो हम समझते हैं थोड़ी सी चार्ज के बारे में और बातें। देखिए, जब हम 11th की फिजिक्स पढ़ते हैं तो फर्स्ट में जब फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं उस समय हम देखते हैं कि जो फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं उस क्वांटिटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल है, ड्राइव क्वांटिटी है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इन 3 में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर हमारे ध्यान में आता है कि अरे इसमें तो डायरेक्शन भी काम में आ रही है, तो ये जो डायरेक्शन काम में आ रही है उसके लिए फिर हमने वो उस फिजिकल क्वांटिटी को वापस क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वैसे 3 में करते हैं लेकिन हम 2 को पढ़ते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो जो हम फंडामेंटल पढ़ते हैं उसी से पूरी की पूरी जो फिजिक्स में क्वांटिटी वो बनी हुई होती है, यानी पूरी जो ड्राइव क्वांटिटी वो किससे मिलकर बनी होती है, फंडामेंटल से। तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी में एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी अपने पास करंट, आपको याद हो तो करंट, जो थी चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है, यानी फिक्स यूनिट होती है उसकी। अब करंट की जो यूनिट थी वो क्या थी, एम्पियर थी, करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर थी। अब देखिए मैं इसको क्यों ले रहा हूं वो समझिए, यहां से मैं चार्ज की वैल्यू निकाल सकता हूं, मतलब चार्ज की वैल्यू का मतलब है कि चार्ज को निकाल सकता हूं। देखो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा, यानी हम ऐसे लिख दिया Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई टी। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, देखो चार्ज की जो ऐसे यूनिट होती है वो क्या होती है अपने पास, कूलाम होती है, कूलाम, जिसको हम सी से लिखते हैं, इसको किससे लिखते हैं, सी से डिनोट कर देते हैं। अब देखो करंट की जो हमारे पास ऐसे यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। टाइम की हमारे पास सेकंड होती है, तो यहां से एक यूनिट और बना सकते हैं, इसकी एक यूनिट और बना सकते हैं अपन यहां से। क्या आएगी इसकी एक यूनिट और, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड।
क्या इसके हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं? तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या आएगा डायमेंशन? डायमेंशन वो क्या आएगा, देखो करंट का डायमेंशन क्या होता है, ए, यानी ए और टी, इसका डायमेंशन आ गया। कैसी क्वांटिटी है? चार्ज कैसी क्वांटिटी है? तो देखो ये भी जानना जरूरत है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज जो वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब चार्ज को कोई डायरेक्शन वगैरह देखनी नहीं, जिस प्रकार से हम मैथ की कैलकुलेशन करते हैं सेम उसी प्रकार से हम कैलकुलेट करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे को दिया हुआ है कि 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, जो टोटल चार्ज है वो कितना आ जाएगा अपने पास, यानी मैथमेटिकली इसकी कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 18, यानी 18 कूलम। इसका मतलब है कि स्केलर है, उसको हम डायरेक्ट जैसे मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं उसी प्रकार से हम कैलकुलेट कर देंगे उसको, और जो हमने करके आपको थोड़ा सा दिखाया। ठीक है, ये अपने पास किसकी वैल्यू बातें हुई, चार्ज की। एंड चार्ज के बारे में पढ़ा हमने, चार्ज की चार्जिंग मेथड हमने पढ़े। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी हैं वो हम पढ़ते हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी हैं चार्ज की। नंबर 1, लाइक चार्ज रिपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, यानी इसमें एक तो रिपल्सन की और एक अट्रैक्शन की एक अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी होती है। या तो दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपल, या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपल। जैसे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज दूसरा भी नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी इसके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। इसी प्रकार से मैं बोलूं एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्ज, लाइक का मतलब होता है एक जैसे, ये लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के बीच में हमेशा क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये जो है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाले ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमने देख ली, अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें एडिटिव नेचर। अभी हमने बात की थी कि जो चार्ज होता है, एडिटिव नेचर, जो चार्ज होता है अपने पास वो कैसा होता है, स्केलर होता है। चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है। और जब स्केलर चार्ज है, मतलब चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो स्केलर है, तो हम ये कहते हैं कि जिस प्रकार से हम मैथ में कैलकुलेट करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी कैलकुलेट कर देंगे। जैसे मैंने दो डायग्राम लिए समझने के लिए, और इस दोनों डायग्राम में मैंने चार्ज बैठा दिए, एक चार्ज यहाँ पे बैठा दिया, एक यहाँ पे बैठा दिया, एक ये लो, इस प्रकार से मैंने इस पे चार्ज बैठा दिए। और मैंने कहा कि इस पे है वो पॉजिटिव 5 कूलम चार्ज है, इस पे -2 कूलम चार्ज है, इसमें +3 कूलम चार्ज है, और इसमें -1 कूलम चार्ज। ठीक है, इसमें मैंने बोल दिया कि ये प्लस का 8 कूलम चार्ज है, इसमें 3 कूलम है प्लस का, ये माइनस का 2 कूलम, और ये माइनस का 5 कूलम, और ये है प्लस का 9 कूलम। इस ऑब्जेक्ट पे हमारे को नेट चार्ज बताना है, यानी क्यू नेट बताना है। इस पे क्यू नेट कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने देखा कि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और जब स्केलर क्वांटिटी होती है तो हम उसको मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वल टू प्लस का 5 कूलम, माइनस का 2 कूलम,
प्लस का 3 कूलम माइनस का 1 कूलम, यानी हमारे पास ये कितना आ गया, प्लस का 5 कूलम चार्ज आ गया। 2 माइनस माइनस 3 माइनस ए प्लस 3 कट गया आपस में, तो क्या बच गया हमारे पास 5 कूलम, यानी इस ऑब्जेक्ट पे ओवरऑल चार्ज कितना आया 5 कूलम। मैं पूछूं इस ऑब्जेक्ट पे ओवरऑल चार्ज कितना है, इस ऑब्जेक्ट पे ओवरऑल चार्ज कितना है, ए ऑब्जेक्ट पे हमने निकाल लिया, बी ऑब्जेक्ट पे देखना, तो इस पे भी देख लेते हैं। क्यू नेट जो है अपने पास वो कितना आएगा, देखो क्यू नेट इक्वल टू 8 प्लस का 8 कूलम माइनस का 2 प्लस का 3 और माइनस का 5 और प्लस का 9, 7 और 4 13, यानी पॉजिटिव कितने आ गए 13 कूलम, यानी इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना आ गया अपने पास 13 कूलम। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज ये क्या होता है, देखो इनवेरियंस ऑफ चार्ज, चार्ज चाहे रेस्ट में रहे चाहे मोशन में रहे, चार्ज जो है Q अगर वो रेस्ट में है और चाहे चार्ज Q वो मोशन में है, Q चार्ज है वो चाहे रेस्ट में है और चाहे Q चार्ज है वो मोशन में है, चार्ज रुका हुआ है चाहे दौड़ रहा है चार्ज, अगर ये रेस्ट में तब 5 कूलम है तो मोशन में तो भी 5 कूलम ही रहेगा। मतलब चार्ज जो है चाहे रेस्ट में रहे चाहे मोशन में रहे उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आता, चाहे वो रेस्ट में रहे चाहे मोशन में। जितनी वैल्यू चार्ज की रेस्ट में थी उतनी वैल्यू वो जब दौड़ रहा होगा तब होगी, लेकिन मास है वो चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा, जब लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पे वो ट्रेवल करेगा तब जाके वो क्या होगा, उसके मास में इंक्रीमेंट आएगा, वो चेंज होगा। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे थे, चार्ज की कर रहे थे। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हमने देख ली कि अगर चार्ज की वैल्यू रेस्ट में 5 कूलम थी तो मोशन में भी वो 5 कूलम ही रहेगी। ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की इसको हम क्या कहेंगे, चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देख ली। चौथी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था 11th क्लास में, तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या था कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते ना हम उसको नष्ट कर सकते, यानी नॉट बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसको ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉयड कर सकते, इसका मतलब उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं एक से दूसरी में। तो इसका भी मतलब यही है कि चार्ज जो है उसको हम ना तो क्या कर सकते, डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। केवल चार्ज को क्या करवा सकते हैं, हम ट्रेवल करवा सकते हैं। इधर भेज दिया इलेक्ट्रॉन को, इधर भेज दिया इलेक्ट्रॉन को, जिधर गए उधर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज लेके चले गए, जिधर आए उधर क्या हो गया, जिधर से गए उधर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चले गए। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, इसकी जो हम इलेक्ट्रॉन थ्योरम होती है उसकी अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम पूरे ऑब्जेक्ट में कुछ चार्ज था और हमने कुछ प्रोसेस करके उसके अंदर ही चार्ज हमने नया बना दिया हो, पर नेट चार्ज इसका क्या हो गया, डिफेक्ट हो। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉक्स था, ये क्या था, अपने पास एक बॉक्स था, इसमें हमारे पास इस प्रकार से चार्ज रखे हुए थे, ऐसे समझो इसको। ये है एक चार्ज रखा हुआ, एक बॉल है, दूसरी ये बॉल रखी हुई है यहाँ पे चार्ज की, तीसरी ये रखी हुई है और चौथी ये रखी हुई है। जब हमने रखी तब उस पर देखा हमने, जो चार्ज की वैल्यू थी वो अलग अलग थी। मान लीजिए इस पे थी +5 कूलम का चार्ज था, इस पे +8 कूलम का चार्ज था, इस पे -2 कूलम का चार्ज था, और हमने मान लिया कि इस पे कितना था, -3 कूलम चार्ज था। ठीक है, अब हम ये बोलें कि इस बॉक्स में जितने भी चार्ज रखे हुए हैं उसका नेट चार्ज अगर हम देखें इस बॉक्स का तो वो कितना आएगा, देखो 5 + 8 -5 = 8 कूलम, यानी किसका आया, पॉजिटिव 8 कूलम इस बॉडी पे ओवरऑल चार्ज है।
इस बॉडी को हमने पकड़ा, हिलाया इसको अच्छे से, हिलाया तो ये बॉडी इससे टकराई होगी, इससे टकराई होगी, इससे टकराई होगी, इंडक्शन हुआ होगा, कंडक्शन हुआ होगा या फ्रिक्शन हुआ होगा, कुछ इस प्रकार से इसमें क्या हुई होगी, प्रोसेस हुई होगी। भाई 3 तरीके से हम चार्ज के मेथड पढ़े थे, फ्रिक्शन का यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन और कॉन्टैक्ट से। तो इसमें कॉन्टैक्ट हुआ होगा, इंडक्शन हुआ होगा, फ्रिक्शन का कोई वैल्यू इसमें लगी होगी, एक दूसरे पे रगड़े होंगे, है ना। तो इस प्रकार से होने के बाद हमने इसको पूरा बाद में देखा, जब हमने हिला लू के छोड़ दिया इसको, तो हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें जो ये बॉल रखी हुई थी, ये लो, फिर हमने देखा कि इसमें जो चार्ज है इस पे 8 कूलम 9 कूलम चार्ज आ गया प्लस का, इस पे मान लीजिए हमारे पास आ गया प्लस के 10 कूलम, ठीक है। और देखने पे हमें पता चला कि इस पे आ गए हमारे पास 6 कूलम माइनस के, और इस पे आ गए माइनस के 5 कूलम। अब यदि हम इस पे चार्ज देखेंगे, नेट चार्ज कितना है, तो Q इक्वल नेट इक्वल टू 9 प्लस 10 प्लस नहीं माइनस 5 माइनस 6 इक्वल कितना आएगा, 19, 5 और 6 11, और 10 और 9 19, 19 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। किसकी वैल्यू बढ़ी है, पॉजिटिव की वैल्यू। कुछ बात समझ में आई, एग्जाम्पल से बात समझ में आई कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में डिस्ट्रीब्यूट जरूर हुआ, ये वैल्यू चेंज हुई है। देखो इस वैल्यू से इस वैल्यू में दोनों में फर्क है, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम चार्ज को ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, लेकिन ना तो उसको हम बना सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते, ठीक है। ना तो उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना था 4th पार्ट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का जो क्वांटाइजेशन है वो क्या होता है, इसको आप ऐसे समझो कि अपनी जो क्लास है उस क्लास में हो सकता है 50 बच्चे हो, 100 बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है 150 बच्चे हो। तो क्या कभी आपने अपने कोचिंग जीवन में या मैं बोलूं स्टूडेंट जीवन में ऐसा देखा है कि 50 बच्चों की क्लास है, उसमें से एक दिन आपने देखा हो तो 48 बच्चे आए हों, कभी आपने देखा हो तो 30 बच्चे आए हो सकता है आए हों। लेकिन कभी कोई ऐसा दिन आपके स्टूडेंट लाइफ में आया है जिस दिन 50 बच्चों की क्लास में और 30.5 बच्चे आए हों? क्या आपने कभी देखा है कि 100 बच्चों की क्लास में 50.5 बच्चे आए हो? क्या कभी आपने देखा है 150 बच्चों की क्लास में 100.5 बच्चे आए हो? भाई आने हैं तो या तो पूरे आएंगे या फिर आधा तो कभी आ ही नहीं सकता। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा उस स्टूडेंट की, सर आया था कैसे, और सर वो बैठा तो क्लास में था लेकिन उसका माइंड जो था वो कहीं और था, मतलब वो पूरा क्लास में नहीं था तो उसको आधा मान ले। नहीं नहीं, वो बात ना हम नहीं कर रहे, वो कहाँ था, क्लास में था नहीं था, ये तो बात अलग हो गई, हम वो बात ही नहीं कर रहे। हम ये कर रहे हैं कि इंसान है वो आधा हो सकता है क्या? अब क्यों नहीं, छोटी हाइट का हो सकता है। अरे हाइट छोटी का नहीं, हाइट छोटी होने से मतलब नहीं, हमें मतलब है काउंटिंग से। हाइट छोटी है तो भी उसके 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान ये सब चीजें हैं, हाइट तो छोटी है, तो हम हाइट की बात नहीं कर रहे। तो आप कभी क्या करते हो, बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि सर, ऐसे टीचर भी कई बार मजाक कर लेते हैं बच्चों के साथ, जैसे कोई पूछ लेता है कोई छोटा हाइट में तो उसको बोल देते हैं अरे यार तो इतना सा तो है और तेरे लिए क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, तेरे से बड़ा है। तो वो एक मजाक के तौर पे होती है ना, बच्चे के साथ मजाक हंसी मजाक हो जाए तो क्लास में थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए तो एनर्जी इंप्रूव हो जाए बच्चों की, इसलिए वो कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो छोटी हाइट का तो वो आधा है, वो आधा नहीं है वो पूरा, तो उसको नहीं काउंट करना आधा कि आप उसको काउंट करके बता दोगे हाँ देखा था मैंने, कब एक दिन आया था एक छोटा था बाकी। और ये भी कह सकते हो कि रोज ही आते हैं हमारे, तो क्योंकि एक की हाइट तो बहुत ही छोटी है तो उसको तो हम आधा ही मानते हैं, और आधा मान के हम तो रोज ही देखते हैं 50 बच्चों की क्लास है हमेशा ही 49.5 आते हैं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे तो 100 बच्चों की क्लास है, हमारे तो रोज ही आधे आते हैं, रोज आधे का मतलब हमारे तो 99.5 ही आते हैं रोज बच्चे, क्योंकि एक तो है ही छोटा।
वो बातें नहीं कर रहा। हम सीरियसली ये बात देख रहे हैं कि अगर बच्चे का जो होगा काउंटिंग में या तो वो 1 होगा, आधा कभी नहीं होगा। जैसे 50 बच्चों की क्लास है तो उसमें 40, 42, 44, 46, 48 कितने भी हो सकते, लेकिन ये नहीं होगा कि कभी भी उसमें 30.5 बच्चे आए, ऐसा नहीं होगा पॉसिबल। तो इससे हमें एक चीज समझ में आई कि कम से कम एक बच्चा तो आएगा। उसी प्रकार से जो हम चार्ज का ट्रांसफर करवा रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, जो चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है ना, उसकी कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू तो होगी। उस वैल्यू के इंटीजर मल्टीपल में वो क्या होगा, ट्रेवल करेगा। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखो जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, यानी कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही जाएगा। ये इतना चार्ज तो किसी बॉडी पे जाएगा ही जाएगा, यानी मिनिमम वैल्यू हम ये मान के चलते हैं। अगर इसको हम मिनिमम वैल्यू मान के चलें तो इसके इंटीजर मल्टीपल में क्या आएगा, कोई चार्ज आएगा, यानी किसी भी बॉडी पे कोई चार्ज आएगा वो प्लस माइनस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। ये एन जो है इसकी वैल्यू कभी भी हाफ पॉइंट नहीं हो सकती, यानी 1, 2, 3 ऐसे होगी इसकी एन की वैल्यू। ना माइनस में भी हो सकती है भाई, माइनस नेगेटिव चार्ज तो माइनस में हो सकती है, तो माइनस प्लस ये तो चार्ज के लिए शो करेगा कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इलेक्ट्रॉन गए हैं जिस बॉडी पे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वो तो हम उसके नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि गए हैं इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो बॉडी पे आए हैं इसका मतलब वो साथ ही इलेक्ट्रॉन लेके आए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं, तो इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एन जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इस प्रकार से मल्टीपल में होगा। कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखना ये एन है तो इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल है ही नहीं ट्रेवल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे, या फिर मैं कहूँ कि उस ऑब्जेक्ट पे भी वो पॉसिबल नहीं है रहने के लिए। जैसे मान लीजिए ये आ गया 3/4, यानी पॉइंटों में जो भी आ गया वो वैल्यू क्या नहीं होगी, उसकी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि कम से कम कोई ऐसी वैल्यू जाएगी, यानी कम से कम इतना चार्ज एक बार में जाएगा। दूसरी बार जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, कभी ये नहीं होगा 5.5 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का क्वांटाइजेशन किसी फिक्स वैल्यू के मल्टीपल इंटीजर में जाएगा। ठीक है, ये बात हुई हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। ये चार्ज की हमने प्रॉपर्टी देखी। इसके बाद देखो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, उस पर यदि हम न्यूमेरिकल करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट थी वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। जैसे इफ ए सिस्टम हैविंग 4 चार्ज पार्टिकल +q -2q और ए +q -5q द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, तो हम बोलते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो q मान लिया हमने। अब हमें पता है कि चार्ज जो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमने क्या किया, +q -2q +q -5q। देखो प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस के 2 माइनस के, क्या बचा हमारे पास -5q, यानी उस बॉडी पे चार्ज क्या आएगा, माइनस का 5q चार्ज आएगा, माइनस का 5q चार्ज। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी, यानी कौन सा ये चार्ज की जो सीक्वेंस हमने दे रखी है, अच्छा एक ही वैल्यू दिखती क्या सभी में, चलो इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। को चेंज कर देते हैं। इसको प्लस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, हो जाओ प्लस। इसको मैं 5.2 लिख देता हूँ, ये 2 है, ठीक है। और अच्छा इसका ये माइनस, इसको प्लस कर देते हैं, ये 5 कर दिया मैंने। देखते हैं इसमें कौन सा चार्ज पॉसिबल है। पॉसिबल चार्ज कौन सा होगा, जो Q = NE की फॉर्म में होगा, यानी Q जो है चार्ज उसकी वैल्यू रखेंगे N को देख लो आप, कौन सा चार्ज पॉसिबल है। अगर N की वैल्यू पॉइंटों में नहीं है
तो वो चार्ज तो पॉसिबल है, और जिसमें पॉइंटों में वो चार्ज पॉसिबल है नहीं है। तो देखो पहला 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू n मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये लो, ये देखो कैंसिल आउट हो गए 16 तो 2 जा, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ऐसा चार्ज तो बॉडी पे रह सकता है जो n की वैल्यू क्या हो इंटीजर हो, ये लो, इसका मतलब ये चार्ज तो क्या है पॉसिबल है। दूसरा देखते हैं b वाला, क्या b वाला चार्ज पॉसिबल है, अभी देखते हैं b वाला पार्ट का। देखो b क्या है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू n मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19। इसको इससे डिवाइड करें, देखो 19 है तो कट गए, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3/1.6 यानी 30/16, जिसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम डिवाइड करें तो 1.9 अप्रोक्स, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये बोली ये वाला चार्ज किसी बॉडी पे नहीं रह सकता। दूसरा 2 रख दें यहाँ पे, तो 2 रख के देखते हैं, देखो C वाला 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 प्लस 19 इक्वल टू n मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19। अगर ये इसको इधर भेजूंगा तो 10 की पावर 38 प्लस की हो जाएंगी, और ये 220/16, अगर इसको हम काटेंगे 4 से तो 4 से 4 5, यानी 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 38, ये भी रह सकता है, ये भी पॉसिबल है, यानी ये वाला भी क्या है पॉसिबल है। और तीसरे वाला जिसमें हमने प्लस किया था, तो इसका मतलब ये भी क्या है पॉसिबल है। तो 3 चार्ज क्या है पॉसिबल है, और ये जो है ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए थर्ड, ये देखिए एक कंडक्टर हैज इतने कुलाम चार्ज, उस पे पॉजिटिव चार्ज हैज, एक कंडक्टर है वो 14.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कुलाम का पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है। तो अपने माइंड में आया कि वहां से इलेक्ट्रॉन भाग गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन भाग गए वो देखना, तो पहले तो ये देखो कि इलेक्ट्रॉन किस में भागे, तो देखो इलेक्ट्रॉन एक तो इसमें लेस हुए, एक इसमें लेस हुए, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो पहले ही हमने काट दिए, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो हमने पहले काट दिए, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जितने लेस हुए वो लेस वाले तो हमने पहले देख लिए। अब हमें ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन लेस हुए, तो देखो Q इक्वल टू क्या लिखते हैं Ne लिखते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने अपने को। चार्ज कितना है 14.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू n मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये लो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों कट गए आपस में, ये क्या बचा, ये लो, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट काट दिया, तो ये वैल्यू आ गई। ये कितनी बार चला जाएगा, ये कितनी बार जाएगा इसमें 4 बार, 4 14 9 बार चला जाएगा क्या, 9 बार चला जाएगा, हाँ 4 5 9 5 हाँ 9 बार चला जाएगा, यानी इसमें वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 9 आ गई, यानी 9 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। उसके इलेक्ट्रॉन के लॉस होने के कारण ये क्या है, इस पे चार्ज है, तो 9 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ डी में। 2 ऑप्शन तो पहले काट दिए थे हमने, 2 बचे, जिसमें से एक में 27 था, एक में 9 था। 27 अपना आया नहीं, 9 आया, तो 9 वाला हमने कर दिया। ठीक है, अगला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे आया, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, ये नहीं पूछा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आए हैं गए, चाहे इलेक्ट्रॉन आए हो तो भी 1 कूलम चार्ज हो सकता है, गए हैं तो भी उतने ही इलेक्ट्रॉन गए हैं जितने हम 1 कूलम चार्ज में होंगे। तो देखो हमने लिखा कि Q इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन से Q इक्वल टू NE, तो 1 कूलम 1 कूलम इक्वल टू N मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये लो ये इधर आएगा तो ये आ गया 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू n, जिसको हम सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख दें 10 की पावर 19/16,
इक्वल टू n। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 लिख दूँ डिवाइडेड बाई 1.6, ये 1.6 है इसका, यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ जीरो लगा दूँ तो 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। देखो इसको डिवाइड किया मैंने, 16 से 100 को डिवाइड किया, जिसकी वैल्यू यही है, यानी कितना है 6.25 10 की पावर 18, 6.25 10 की पावर 18। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम्ब चार्ज में होंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो ऑब्जेक्ट, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। इतने इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इतने इलेक्ट्रॉन आए हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, यानी गए हैं उसमें से। मिनिमम चार्ज इन द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे सबसे कम छोटा चार्ज कितना हो सकता है, जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। अच्छा ये भी एक ही साथ आ गई क्या, कि सबसे छोटी वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो कितनी होगी, सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो होगी अपने पास 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी जो किसी ऑब्जेक्ट पे रह सकती है। ये देखो इतने इलेक्ट्रॉन है, रिमूव हुए फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी थी उसमें से 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन जो वो वहां से निकल गए, तो चार्ज ऑन द सरफेस भी कम, तो उस पर कितना चार्ज आएगा। देखो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका मतलब नेगेटिव वाले को तो पहले ही काट दो, ये नेगेटिव, चलो इलेक्ट्रॉन रिमूव है पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव वाले को तो पहले हमने निपटा दिया। अब देखो अपने को चार्ज देखना है, तो Q इक्वल टू क्या आएगा, Ne आएगा। अब इसने n की वैल्यू भी गिवन है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 10 की पावर 14, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को हमें पता ही है, ये लो 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19। अब देखो ये 14 ये 19, यानी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5। इसको यदि हम सोल्व करें तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। अब ऑप्शन को हम नज़र देखें तो माइक्रो कूलम्ब आ रहा है, माइक्रो कूलम्ब, तो इसको हम माइक्रो लिख सकते हैं। भाई माइक्रो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 6 होती है, तो हम क्या लिखते हैं इसको 16 माइक्रो कूलम्ब, 16 माइक्रो कूलम्ब, 16 माइक्रो कूलम्ब। तो आज हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में पढ़ा। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा है, चार्ज के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक था वो हमने अच्छे से कवर किया, उसको हमने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपकी जो थिंकिंग है वो अच्छी डेवलप हुई होगी, यानी इसके अंदर जो इमेजिनेशन जो पावर है उस चीज़ को आप पकड़ पाए होंगे, किस प्रकार से हम इमेजिन करेंगे, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या कौन सा चार्ज आएगा, कितना मास कम होगा, कितना मास इंक्रीज होगा, ये चीज़ें हमने पढ़ी। यानी हमने आज जो पढ़ा वो केवल चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करता है, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, कौन कौन से चार्ज होते हैं, किस प्रकार से किसी बॉडी पे चार्ज आता है, ये चीज़ें हमने आज बेसिकली सीखी। अब आगे आने वाले कुछ चैप्टर में बारी बारी से काम आती रहेगी, वहाँ पे इनकी चर्चा बार बार वापस होती रहेगी बीच बीच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।